हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा पिछले सेशन में, जैसे पिछले सेशन में हमने डिस्कस करा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अगर आपका कुछ भी डाउट है उससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, स्क्रीन पे तो आप देख ही पा रहे होंगे कि सी ग्रास कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि भाई ये इतना बड़ा टॉपिक है क्या कि जो हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखो, टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है उसके कॉन्टेक्स्ट से, राइट, कि रीसेंट न्यूज में उसके ऊपर क्या बातें हो रही हैं। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स हैं, रिसेंटली जो नेचर रिव्यू अर्थ एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, उसको अगर हम देखें तो उसमें मेंशन करा गया है कि अराउंड 1 से 2% हर साल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सी ग्रास कंजर्वेशन, मतलब सी ग्रास। ठीक है, तो उसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है सी ग्रास की। कुछ को डाउट तो ये भी होगा कि भाई सी ग्रास होता क्या है। ठीक है, तो आओ चलो कवर करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट लेंगे कि भाई सी ग्रास क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 to 2%, राइट। तो आज के टॉपिक को भी स्टार मार्क करके रखना, जैसे आपने NBWL को करा था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो जो इसकी 16th मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, एंड जहां पर भी हुई थी वो पार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, कैसे अपग्रेड हुआ था। ये तीनों तीनों चारों चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स में, एक एक पॉइंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जब तक मूव करते हैं कि थोड़ा सा जानेंगे सी ग्रास के बारे में और ऐसी किसकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिली, थोड़ा सा उन चीजों को जाने। तो ये हम मूव करते हैं सी ग्रास। पहले तो एक बड़ी सी हेडिंग, सी ग्रास कंजर्वेशन, राइट। तो रिसेंट एक रिव्यू पब्लिश करा गया। अब ये जो रिव्यू है ये कहाँ पे पब्लिश हुआ, नेचर रिव्यू एंड इन्वायरमेंट। तो नेचर रिव्यू एंड इन्वायरमेंट ने एक रिव्यू पब्लिश करा जिसने बताया कि सी ग्रास का जो स्टेटस है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, रीजन भी बताया उन्होंने कि ग्लोबली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन किस रेट पे हो रहा है, एट द रेट ऑफ 1 से 2% पर ईयर। अब ये कुछ लोगों को तो भाई ये रेट ही बहुत छोटा लग रहा हो, ये 1 या 2% के रेट से ही तो हो रहा है। जरा इमेजिन करके देखो कि अगले 10 साल में ये डिक्लाइन कितने परसेंट हो जाएगा टोटल का, है ना। तो एक बहुत रैपिड रेट है ये, 1 से 2% का डिक्लाइन होना हर साल, वो भी किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। इसको ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को हल्का सा डिफरेंट लेके चलते हैं। अब एक जो हमारी ग्रोथ हुई है, राइट, हमारी नेशन की ग्रोथ ओवर पूरे वर्ल्ड वाइड, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कितनी रैपिड है। कल तक जो चीजें नहीं थी वो आज चीजें एक वाइड अमाउंट में प्रेजेंट, राइट। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है ना, ये इंक्रीज होता ही जाएगा। तो मतलब कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये तो स्टॉप नहीं हो सकती, और क्योंकि ये जब ह्यूमन एक्टिविटीज से स्टॉप नहीं होंगी, ये ग्रोथ रैपिड होगी। जो आज से 4 सालों में हमें देखने को मिला, कल वही सारी चीजें सिर्फ 2 सालों में देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो आज 1 to 2% का डिक्लाइन है, ठीक है, 1 to 2% का इंक्रीज है, ये इंक्रीज होके करीबन करीबन 4 से 5% हो जाएगा कल को, राइट। तो बहुत जल्दी फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सी ग्रास खत्म ही हो जाएंगी। चलो, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सी ग्रास होती क्या है, एंड फिर जानेंगे कि सी ग्रास को कंजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो फिर कौन से फैक्टर्स हैं। देख, बेसिकली सी ग्रास नाम से क्लियर होगा, सी ग्रास, सी को अलग कर दो, ग्रास को अलग कर दो, राइट। क्लियर हो गया होगा इतना तो। बेसिकली एक सबमर्ज्ड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि अंडर वाटर प्रेजेंट है। देखा होगा कि भाई घास जम जाती है, राइट, पानी आ जाए, घास देखी होगी आपने कि कैसे एमिडो के फॉर्म में जमती है। तो वैसी बिनीथ द वाटर इनका डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट से ही ये डेवलप होते हैं। राइट, इनका ओरिजिन टेरेस्ट्रियल प्लांट से ही होता है और ये मैरीन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ऐसे सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से इनका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स ऑफ द सी, लंग्स ऑफ द सी किसको कहा जाता है, लंग्स ऑफ द सी किसको कहा जाता है, तो वो सी ग्रास को ही कहा जाता है। तो भाई जब तुम इतना बड़ा इसको कैटेगराइजेशन दे रहे हो, तुम इसको लंग्स ऑफ द सी बोल रहे हो, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। तो लंग्स ऑफ द सी बेसिकली मदद करता है कार्बन कंटेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। अराउंड जो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट से 35%, मतलब 35 टाइम्स ज्यादा जल्दी कार्बन को स्टोर कर लेते हैं। इनडायरेक्टली क्लाइमेट एक्शन को प्रिवेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं कार्बन का जो सीक्वेंस चल रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। ठीक है, कार्बन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा वहां पे उनको क्लियर होगा कि कार्बन की वजह से क्या क्या होता है। तो इट एक्ट्स एज अ लंग ऑफ सी, और जब ये लंग्स ऑफ सी की तरह काम करता है तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरा, मेरीन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, मेरीन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। अब सवाल आता है कि ये मेरीन लाइफ को और बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत बेसिक आंसर, ये ना एक तरीके की जो जितनी भी फिश स्पीशीज हैं इनके लिए एक शेल्टर का काम करता है, इनके लिए खाने का काम करता है। ठीक है, और ये मतलब जितनी भी इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको भी तो प्रोटेक्ट करने में यही मदद कर रहा है। इट एक्ट एज अ शेल्टर, इट प्रोवाइड हैबिटेट्स, तो ये याद रखना। इट आल्सो हेल्प्स इन मैरीन बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट कार्बन से रिलेटेड और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से लिंक थे। दूसरा पॉइंट मैरीन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, दो चीजें तो पता लग गई। नेक्स्ट टाइम अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ ले कि select the following which is considered as lungs of the sea, so now you have the answer, it is sea grass। होता क्या है ये आपको पता है, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कोस्टल प्रोटेक्शन। अब कोस्टल प्रोटेक्शन में कैसे काम करता है, ये ना एक तरीके के नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, और कोस्टल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करता है स्टॉर्म्स जैसी चीजों से, इरोजन जैसी चीजों से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली डिजास्टर रिस्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कोस्टल प्रोटेक्शन कैसे मदद करता है, एज ए नेचुरल बैरियर। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो डिजास्टर रिस्क को कम कर देता है, स्टॉर्म और इरोजन जैसी चीजों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें, ये तो कुछ बात हो गई जिससे ये बचाता है, जो इसके बेसिक फीचर्स है। थोड़ा सा पैसों की बात कर लें, तो अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, तो ये इतना ही नहीं, एक इमेंस लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वो कैसे, अगर इसकी वैल्यू को जाने तो इट इज अराउंड 6.4 ट्रिलियन डॉलर एनुअल बेसिस पे, इतनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो कोस्टल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता है, जैसे फिशरी जैसी चीजों की वजह से, टूरिज्म जैसी चीजों की वजह से। तो इसकी करंट वैल्यू 6.4 ट्रिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर की बात करी जा रही है, और ये इकोनॉमिकल वैल्यू है वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लें, क्योंकि हमें द लास्ट इंडिया के बारे में ही पढ़ना है। तो सी ग्रास इन इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कोस्टल लाइन कितनी है, जिन लोगों को पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दो। और बाकी जिनको नहीं पता वो ये देखो कि इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड 11,098 किलोमीटर। एंड ये कब का डेटा है, इट इज ये 2023-24 डेटा है। तो टिल 23 एंड 24 इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो मेजर्ड हुई है एट अराउंड 11,098 किलोमीटर। एंड यहाँ पे हमें एक्सटेंसिव सी ग्रास देखने को मिल जाते हैं, एक वाइड वैरायटी को। और ये कोस्टल जो कोस्टल लाइन है, इसके अंदर बेसिकली कौन सी एरियाज कवर है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, पाक पे, ठीक है,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। तो याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 एरियाज की कोस्ट लाइन हमने कंसीडर करी। अब इनको थ्रेट्स क्या क्या है, वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि थ्रेट की वजह से ही तो डिक्लाइन हो रहा है। तो वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एज एन वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से मेरा मतलब है जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, कुछ चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड है, एक ह्यूमन की वजह से क्रिएट हो रही है। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जैसे कि अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज जो कि बहुत ही गलत स्केल पे हो रही है, एंड पॉल्यूशन जैसी एक्टिविटीज। वीक इन्वायरमेंट लॉस, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत वीक है, खासकर कोस्टल इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो वीक इन्वायरमेंटल लॉ, हमें मतलब इन्वायरमेंटल लॉस को भी इतना वैसा करना पड़ेगा ताकि वो कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी डील करे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब ये बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है, ये जितनी अनयूजुअल एक हाई लेवल पे फिशरी एक्टिविटीज हो रही हैं, बोटिंग वगैरह हो रही हैं, इसकी वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे। तो अगर आप कुछ पूछ ले कि बायो जो बेसिक थ्रेट्स हैं कि भाई सी ग्रास क्यों खत्म होते हुए जा रहे हैं, तो आपको बेसिक थ्रेट्स पता होने चाहिए, जैसे कि एंथ्रोजेनिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल लॉस आप लिख सकते हो, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तीनों के एक्सप्लेनेशंस आपके पास हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे फिशरी बोटिंग जैसी चीजें, इन्वायरमेंटल लॉस जो कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है बहुत कम है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन जैसी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि क्या कोई सॉल्यूशन निकला इसका, क्या लोग ग्लोबली या फिर जो ग्लोबली या फिर इंडियन नेशनल लेवल पे क्या इस पे कोई काम हो रहा है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेशनल लेवल इंडिया की बात कर लेते हैं। जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो नेशनल पॉलिसी ऑन मैराइन मैरीन फिशरीज हमें देखने को मिलती है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज कब की है, 2017 की, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि सी ग्रास मेडोज को रिकॉग्नाइज करती है एज एन एसेंशियल कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम, और साथ ही साथ में मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स को भी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज के बारे में याद रखना, कब लॉन्च हुई थी, 2017 में। क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ, महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हुआ, एंड ओडिशा में। जिसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड। ये जितने भी क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट हैं इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड। आप कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, तीनों स्टेट्स का नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, ठीक है, तीनों के याद रखना। इसके अलावा सी ग्रास रिस्टोरेशन देखने को मिला हमें हो मन्नार में और पाक बे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नेशनल लेवल पे, नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज से हमने स्टार्ट करा, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट पे गए, एंड उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में जो सी ग्रास रिस्टोरेशन चल रहा है उससे रिलेटेड हमने बात करी। अच्छा, क्या ग्लोबल लेवल पे भी इसके ऊपर कुछ हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले सी ग्रास वॉच इनिशिएटिव है, ठीक है, जो साइंस प्रोग्राम या फिर ट्रेन वॉलेंटियर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, एनजीओस कर रही है इस पे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही हैं। तो सी ग्रास वॉच हो गया। दूसरा है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास ब्लू कार्बन इनिशिएटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हो इट इज समथिंग रिलेटेड टू कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें मैनग्रोव्स भी आ जाते हैं, सॉल्ट मार्चेस भी आ जाती हैं, और सी ग्रासेस भी आ जाती हैं। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज समथिंग रिलेटेड टू
इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम। तो आई होप सी ग्रास क्या होते हैं, क्या थ्रेट है, बेसिकली क्या क्या इम्पैक्ट है इनका, क्या क्या यूजेस हैं इनके, एंड ग्लोबली और नेशनल लेवल पे इसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर। ये स्टेट पीसीएस और हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है इसके अंदर जो जितने भी मेजर पॉइंट्स थे, राउंड अबाउट राउंड द क्लॉक जाके जितने भी मेजर पॉइंट्स इकट्ठे हो सकते थे, मैंने आपको सारे यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। इंस्टेड अगर फिर भी किसी को कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि भाई उस टॉपिक पे पहले एक्सप्लेनेशन लेके आएं। ठीक। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।